तो अभी फोर्थ वीडियो तक आपने जो किया है, हमने इसमें रिलेशन जो L इक्वल टू आर थीटा है उसका यूज़ करके वी फाइंड डिस्टेंसेस। तो कुछ मेथड फोर्थ वीडियो में डिस्कस किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो लेट अस सी हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंसेस यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो सबसे पहले भी जो पैरेलैक्स है ये क्या होता है? तो बेसिकली पैरेलैक्स रेफर्स टू दी it refers to the change in position of an object when seen from two different locations। जैसे अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग लोकेशन से देखें तो हमें उसकी जो पोजीशन है वो बदली हुई नज़र आएगी। जैसे आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है भी। तो वो कैसे? जैसे आप अपने फेस के आगे पेन रख लो भी, जैसे पेन को ना, उसको पहले अपनी लेफ़्ट आई से देखो, फिर राइट आई से देखो, तो विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड आपको उसकी पोजीशन बदली नज़र आएगी। करके देखो ज़रा भी। दिख रहा है भी? हेलो। हाँ जी सर। जैसे अपने सामने पेन रख लो और पहले उसको लेफ़्ट आई से देखो और फिर राइट आई से देखो, मतलब एक टाइम में एक ही आई से देखो उसको, तो आपको उसकी जो पोजीशन है वो बदली हुई नज़र आएगी थोड़ी, विद रिस्पेक्ट टू द वॉल ऑन बैक साइड। तो ऐसा लग रहा भी आपको कुछ? हाँ जी सर। तो हाँ इसी जी। को बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है भी। तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक बार अपनी लेफ़्ट आई से देखा, एक बार राइट आई से देखा, और ये पीछे कोई वॉल, बैकग्राउंड में वॉल है कोई ये। तो जब लेफ़्ट आई से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट वॉल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे है, ठीक है। और जब राइट आई से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया होगा। सपोज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम L एंड R, ये डिस्टेंस मान लो x है, और लेफ़्ट और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लो b है। तो b को बोलते हैं बेसिस, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लोकेशंस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज सीन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिस। बीस। डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस।
from where the object is seen. और ये जो एंगल है अभी इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक एंगल या पैरालैक्स एंगल। एंड इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज़्यादा नहीं है, देन बाय यूजिंग दिस रिलेशन L इक्वल टू आर थीटा, तो L की जगह पे B आ जाएगा और R की जगह पे X आ जाएगा। तो वी कैन राइट B इक्वल टू X थीटा, और फिर यहाँ से x आ जाएगा b अपॉन थीटा। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ b एंड थीटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस। ठीक है भी, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिस्टेंस x। तो ये होता है भी पैरालैक्स मेथड। तो ये समझ आ गई भी आपको? हाँ जी बताओ। यस सर, आगे अब इसके एप्लीकेशन देखो। जैसे मान लो हमने मून का डिस्टेंस निकालना है, कितना है, ठीक है भी, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मतलब डिस्टेंस ऑफ मून या सम अदर प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो यूजिंग पैरालैक्स मेथड। तो उसके लिए जैसे मान लो ये अर्थ है भी यहाँ पे, से दिस इज अर्थ, और मान लो ये मून है। एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो हम क्या करेंगे, हम मून को साइमल्टेनियसली दो अलग अलग लोकेशन से देखेंगे। मान लो एक पॉइंट ए से देख रहे हैं और एक पॉइंट बी से देख रहे हैं। तो मून इज साइमल्टेनियसली सीन फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस ऑन अर्थ। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बी हो जाएगा, दैट इज बेसिस। तो पहले हमने मून को देखा है, पॉइंट ए से देखा, और फिर कोई एक स्टार है जो काफ़ी दूर है हमसे, उसको भी देखेंगे साथ ही, फार ऑफ स्टार। और हमने इसको भी देखा पॉइंट ए से। एंड सपोज दिस एंगल इज 5 ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर साइमल्टेनियसली पॉइंट बी से, तो बी से भी हमने मून को देखा, और इसी स्टार को भी हमने पॉइंट बी से देखा। पॉइंट बी से जब हम इस स्टार को देखेंगे तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा भी, क्योंकि काफ़ी दूर है ये, तो हमें वो यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला स्टार, यही वाला स्टार।
मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, ठीक है। एंड वी नोट दिस एंगल फाई टू सपोज। तो अगर ये एंगल फाई वन है और ये फाई टू है, तो फिर जो ये एंगल है ये फाई वन प्लस फाई टू हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल। वो कैसे? अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दो इनके पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, अब ये वाली और ये वाली, तो फिर ये एंगल कितना होगा भी? ये फाई वन हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। और ये एंगल कितना होगा? ये फाई टू हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा फिर? ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो थीटा कितना हो गया? तो थीटा हो गया फाई वन प्लस फाई टू। तो अभी यहाँ से हमें एंगल पता लग जाएगा, और जो डिस्टेंस है मून का वो मान लो x है। देन फार्मूला इज x इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो अप्लाई द फार्मूला x इक्वल टू बी अपॉन थीटा। थीटा की वैल्यू फाई वन प्लस फाई टू, तो वी कैन नो द वैल्यू ऑफ b, क्योंकि अर्थ के ऊपर पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं भी कितना होगा। ये एंगल भी निकल गए, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। अभी समझ आइए? जी सर। सर बस एक चीज पूछनी है हम्म सर, जैसे आपने ए और बी दो पॉइंट लिए हैं हम्म सर, जो ए के ऊपर जो लाइन है फार ऑफ स्टार है ना हम्म। सर, जो बी के ऊपर लाइन से आपने पॉइंटर लिया है वो भी कोई फार ऑफ स्टार है? नहीं, ये सेम है स्टार, जो स्टार ये वाला है वही स्टार ये सेम वाला है। स्टार है, लेकिन आप दो डिफरेंट लोकेशन से देख रहे हैं आप। तो हमें ऑलमोस्ट पैरेलल ही दिखेगा वो। जैसे अगर आप जैसे मान लो अगर आप मून को देख रहे हो, हाँ जी। आप चाहे सेक्टर 80 से देखो या सेक्टर 82 से देखो, तो आपको ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है सेक्टर 80 और 82 के बीच का, उसके मुकाबले मून का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। तो फिर जो डायरेक्शन ऑफ साइट होगी वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी फ्रॉम सेक्टर 80 एंड सेक्टर 82। और सर एक और चीज, ये तो आ गई समझ आ गई? ऐसे अगर ये जो स्टार है ये डिस्टेंस ए बी के कंपैरिजन में अगर बहुत दूर है, जो डिस्टेंस ए बी है उसके कंपैरिजन में अगर बहुत दूर है, तो फिर हम चाहे ए से देखें चाहे बी से देखें, हमें ऑलमोस्ट पैरेलल डायरेक्शन में ही देखना पड़ेगा। और सर ए बी डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब आप क्यों, ये तो पता ही है। मान लो मान लो जैसे दिल्ली में है, बी मुंबई है, तो दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस तो पता ही है। ठीक है। एक पर्सन दिल्ली में बैठा हुआ है, एक बॉम्बे में बैठा हुआ है, तो डिस्टेंस तो पता ही है कितना है। ठीक है सर। मतलब एक ही टाइम पे देखना है दोनों ने, ए और बी ने दोनों ने एक ही टाइम पे एंगल फाई वन और फाई टू निकालने हैं। हाँ जी हाँ जी। तो समझ आ गई भी? हाँ जी। तो दिस इज पैरेलैक्स मेथड। अच्छा, अभी इसमें अगर मान लो जैसे x इक्वल टू बी अपॉन थीटा है, अगर सपोज x अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, यहाँ से थीटा कितना आएगा अभी? थीटा कम हो जाएगा। हाँ, थीटा आएगा b अपॉन एक्स यहाँ से। अगर मान लो x काफ़ी ज़्यादा है, इफ़ x इज़ लार्ज एंड b इज़ स्मॉल, then theta becomes very very small। तो फिर जो थीटा है वो काफ़ी कम हो जाता है अभी, ठीक है।
और ये इतना कम हो जाता है कि इसको मेज़र करना भी मुश्किल हो जाता है। तो सर इसको नेग्लिजिबल लेंगे? अभी देखते हैं, अभी रुको। एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेज़र इट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक्स लार्ज है तो फिर हमें बी को भी लार्ज करना पड़ेगा भी, तो बेसिस को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। फॉर दिस बी हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। सर वो तो वैसे भी हो जाएगा ना कि x फिर b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ, तो बी को फिर हम कैसे बढ़ाएंगे वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बी अगर बढ़ा देंगे तो फिर थीटा थोड़ा बढ़ जाएगा और उसको मेज़र करना आसान हो जाएगा। और देखो बी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्टार है जो काफ़ी दूर है हमसे, उसका डिस्टेंस हमने मेज़र करना है, ठीक है। तो दिस पैरेलैक्स मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंसेस ऑफ नियर बाई स्टार्स जिनकी डिस्टेंस हमसे 100 लाइट ईयर अवे तक की होती है, ठीक है जी। We can also measure distances of nearby stars up to 100 light years away। इसमें फिर जो बेसिस है वो हम ले लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन। यहाँ पर बेसिस क्या हो जाएगा भी, डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये सन है एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, और जो, ठीक है, मान लो ये अर्थ है जैसे, और ये सन के चारों तरफ घूम रही है, और अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 AU, ये आपको मालूम है अभी। और मान लो ये कोई स्टार है अभी जिसकी डिस्टेंस हमने मेज़र करनी है, ये कोई नियर बाई स्टार है अप टू 100 लाइट ईयर्स अवे जिसका डिस्टेंस हमने मेज़र करना है। तो मान लो जब अर्थ यहाँ पे है तो एक बार हमने स्टार को देखा, और फिर एक कोई बहुत ही ज़्यादा दूर जो स्टार है उसको देखा, फार ऑफ स्टार जो इस स्टार से भी काफ़ी दूर है। ये डिस्टेंस मान लो x है, और फिर इस वाले स्टार को भी देखा भी हमने, सपोज दिस एंगल इज 5 1। फिर भी आफ्टर 6 मंथ अर्थ विल कंप्लीट इट्स हाफ रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे आ जाएगी भी आफ्टर 6 मंथ, ठीक है भी।
तो 6 महीने बाद अर्थ घूम के इस तरफ आ जाएगी और फिर से हम देखेंगे इस स्टार को, और जो फार ऑफ स्टार है इसको देखेंगे। तो फार ऑफ स्टार हमें अब यहाँ पे दिखेगा भी, ठीक है। मतलब वी हैव टू सी ऑलमोस्ट पैरेलल फ्रॉम बोथ लोकेशंस दिस फार ऑफ स्टार। ये एंगल φ2 है, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर φ1 प्लस 5 + 5 φ2, और ये बेसिस हो जाएगा भाई। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बेसिस। 2AU हो जाएगा। हाँ, तो b हो जाएगा 2AU। और फिर तो फार्मूला क्या था इससे x का फार्मूला था b/θ। तो b हो गया 2AU और थीटा हो जाएगा φ1 प्लस φ2। तो इस तरीके से फिर हम ये डिस्टेंस x निकाल सकते हैं। समझ आ गई भी? हाँ जी। तो ये होता है अभी फार ऑफ सॉरी पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भी। नहीं सर। नहीं सर। समझ आ गई? हाँ जी। ओके। अच्छा, फिर जो स्टार इससे भी ज़्यादा दूर होंगे भी, मोर देन 100 लाइट ईयर्स अवे जो स्टार्स होंगे, उनकी डिस्टेंस को मेज़र करने के फिर और अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है भी इंटेंसिटी मेथड। या इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी बोल देते हैं। सर जो से पहले मेथड था उसका क्या नाम था? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलल। अब ये है इंटेंसिटी मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये होता है टू मेजर द डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स more than 100 light years away. तो इसका जो कंसेप्ट है भी वही है कि जैसे मान लो कोई स्टार है, अगर ये तो स्टार से डिस्टेंस r पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब जो इसकी ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी मान लो I है यहाँ पे, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। सर ये समझ नहीं आया। हाँ जी, सर ये समझ नहीं आया। अभी एक मिनट पूरा करने दो फिर आएगा समझ में। मतलब कि जो स्टार की इंटेंसिटी है डिस्टेंस r पे, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे भी मान लो कोई आपके सामने कोई बल्ब जला हुआ है, अगर आप बल्ब से दूर जाते जाओ तो क्या होगा भी, उसकी जो चमक है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी ना। हाँ जी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर हम स्टार से दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको, कि एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द स्टार इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो हम अर्थ से देखते हैं सन को, और फिर अगर मार्स पे जाके देखेंगे सन को,
क्योंकि मार्स का डिस्टेंस ज़्यादा है सन से इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। तो मार्स पे जाके देखोगे सन को तो वहाँ पे ब्राइटनेस आपको सन की थोड़ी कम कम नज़र आएगी वहाँ पे जाके, हाँ जी। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है ना। ठीक है, हाँ जी। तो फिर यहाँ से आ जाएगा आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर। तो मान लो कोई स्टार है जो डिस्टेंस r1 पे है, उसकी इंटेंसिटी I1 है। तो लेट ए स्टार एट नॉन डिस्टेंस r1 हैज इंटेंसिटी I1। तो फिर I1 आ जाएगा k/r1 स्क्वायर। ठीक है जी। एंड सपोज को दूसरा स्टार है जो अननोन डिस्टेंस r2 पे है, सर के कांस्टेंट है। k कांस्टेंट है यहाँ पे। लेट अनदर स्टार at unknown distance r2 has intensity I2। तो फिर I2 कितना हो जाएगा भैया? तो I2 हो जाएगा k/r2 स्क्वायर। हमने अब R2 निकालना है अभी, तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों को 1/2 कर दो, तो क्या आ जाएगा भैया? I1/I2 equal to R2/R1। I1/I2 इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो फिर यहाँ से भी R2 आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से R2 आ जाएगा R1 इंटू रूट I1/I2। ठीक है भी, आपको R1 पता होगा, I1 I2 हम पता कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से R2 हम निकाल सकते हैं। ठीक है भी, तो डिस्टेंस ऑफ अननोन स्टार हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो समझ आ गई भी? हाँ जी सर। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो दोनों स्टार्स हैं उनकी अपनी अपनी जो ब्राइटनेस है वो सेम है दोनों की, मतलब दोनों स्टार्स ऑफ इक्वल ब्राइटनेस की हैं दोनों। ठीक है, मतलब कि अगर सेम डिस्टेंस से दोनों को देखें तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, तो हेयर इट इज़ अज्यूम्ड that intrinsic brightness both stars is same। ठीक है भी, ये हम मान के चल रहे हैं इसमें। तो ये था भी इंटेंसिटी मेथड। तो इसमें कोई डाउट भी किसी को? नहीं। ओके, नोट कर लिया? हाँ जी सर। इसके बाद कुछ और मेथड्स हैं, जैसे भी
एक होता है कॉपरनिकस मेथड। आपने नाम सुना है भी कभी? नहीं सर। कॉपरनिकस जो था भी, ही वॉज बोर्न इन 1473 and died in 1543. He was the first to give heliocentric theory. What is heliocentric theory? क्या होती है भी ये? सर कोई ऑर्बिट के सेंटर का ऐसे कुछ लग रहा है सुन के तो। नहीं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब है कि देखो, इससे पहले हम ये मानते थे कि अर्थ बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स, सन मून सारे जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। उसको बोलते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या होता है कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स, स्टार्स एट्सेट्रा आर मूविंग अराउंड अर्थ। बट उसने इसको चेंज कर दिया और उसने क्या बोला कि जो सन है वो सेंटर पे है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न वगैरह जो भी हैं, वो सारे सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। उससे पहले क्या चलती थी? उससे पहले चलती थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है भी, लेकिन और अभी भी सर हाँ जी, ये स्टार्स की डायरेक्शन से निकाली थी। इसने बस एक अज्यूम किया था कि ऐसा हो सकता है कि सन सेंटर पे हो और बाकी सारे प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हो, क्योंकि उसने ये अच्छा, बोला था कि ऐसा मान करके उसकी जो कैलकुलेशन आ रही थी वो सारी सही आ रही थी। मतलब सर उस टाइम पे भी कैलकुलेशंस होती थी प्लैनेट्स को इंक्लूड हाँ, करने वाली। हाँ। देखो, कुछ प्लैनेट्स तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, वीनस वीनस हो गया। इनको हम देख सकते हैं विदाउट एनी टेलीस्कोप। ठीक है, देखे हैं कभी आपने भी? नहीं सर, नहीं सर। चलो, वैसे दिखता है आजकल। मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि ये वाला जो है, दिखने में वो स्टार जैसे दिखते हैं, बट अगर ध्यान से देखो तो वो ब्लिंक नहीं करते। सर मतलब कुछ तो सुबह ही दिखते हैं और कुछ रात को दिखते हैं, इतना तो पता है मेरे को। मतलब जैसे शायद से वीनस या मार्स सुबह दिखता है और रात को जुपिटर या सैटर्न दिखता है, ऐसी कुछ होता है। नहीं, वीनस कई बार सुबह भी दिखता है, कई बार शाम को भी दिखता है। हाँ जी, मतलब जब सुबह सुबह जस्ट हम्म, वही होती है तभी दिखता है हाँ, अपने हिसाब से। उसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार ऐसे कुछ बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार कहते हैं। हम्म, बट वो पहचान करने के लिए ना एक ऐप होती है, स्काई मैप करके ना ऐप होती है एक, उससे पहचान कर सकते हो कौन सा स्टार क्या है, प्लेनेट क्या है, हाँ जी। उससे पता लग जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसका ना कोई प्रूफ नहीं है साइंटिफिकली, अभी भी कोई प्रूफ नहीं है इसका कि सन सेंटर पे है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये भी सर जस्ट एक अजम्पशन ही है अभी भी। एस्ट्रोनॉट्स जा तो चुके स्पेस में, तो उन्होंने नहीं ऑब्जर्व करा। हैं? सर एस्ट्रोनॉट्स गए तो हैं स्पेस में, तो इतना मतलब पॉसिबल नहीं थे ऑब्जर्व। नहीं, कितना ऊपर गए हैं? 200-250 किलोमीटर ऊपर गए हैं। अच्छा, इतना ऊपर ही जाते हैं, इतने ऊपर जाने से क्या पता चलेगा? मतलब मैक्सिमम जो वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं वो बस इतनी है, 200-250। हाँ, इतना ही ऊपर तक जाते हैं बस वो। हाँ जी, और शायद से कई बार
कुछ ग्रेविटेशनल पुल भी कुछ ऐसा होता है। जैसे वीनस ही हो गया, वीनस पे तो शायद से हीट ही बड़ी है। वीनस पे क्लाउड्स पे वो होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड मेरे हिसाब से। हाँ चलो, वहाँ तो जो भी है, हम तो काफ़ी नज़दीक ही रहते हैं। जो ये ISS नहीं होता, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 150-200 किलोमीटर ऊपर ही घूमता रहता है ये अर्थ के। अच्छा, अभी हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, उनके मुताबिक अर्थ जो है वो रेस्ट पे है, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो अर्थ है, मान लो जो अर्थ है ये अपने साउथ पोल पे नीचे फिक्स है किसी जगह पे, एज पर अवर स्क्रिप्चर्स। इसी करके जो साउथ पोल है उसके ऊपर से कोई एरोप्लेन भी नहीं जाता और कोई सैटेलाइट भी नहीं जाता है इसके ऊपर से। अगर जाएगा तो क्रैश हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी ये इसका प्रूफ नहीं है लेकिन कोई, बट ये लिखा हुआ है शास्त्रों में हमारे। जैसे आपने सुना होगा ना कि जो सूरज है वो 7 घोड़ों के रथ पे सवार होकर घूमता है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। क्या सर क्या? जो मतलब सूरज है वो धरती के चारों तरफ घूमता है और वो 7 घोड़ों के रथ पे सवार होकर घूमता है, नहीं सर, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। नहीं या कभी कोई सीरियल देखा होगा, धार्मिक सीरियल कोई देखा होगा आपने। सर, मैंने तो बस यही सुना है कि क्या कहते हैं, न्यूटन से पहले जो ग्रेविटी का था मेंशन वो लिख रखा था, कोई यूनिवर्सिटी ने निकाला था, और चलो, एट प्रेजेंट तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, बट सच्चाई का अभी कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है जी। तो कॉपरनिकस मेथड ये होता है कि भाई बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स फ्रॉम सन। ठीक है जी। बाय दिस मेथड we can find distances of inferior planets। तो inferior planet कौन से होते हैं? सर जैसे मार्स या वीनस या मर्क्यूरी। नहीं, मार्स नहीं होगा, अर्थ से पहले जो आते हैं, क्लोजर देन अर्थ टू द सन। तो वीनस और मर्क्यूरी। मरकरी और वीनस है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल वीनस एंड मरकरी। तो ये कैसे देखोगी? जैसे मान लो ये सन है और ये अर्थ है भी, एंड डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ, ये आपको पता है भी कितना होता है? 1 AU होता है। इसको मान लेते हैं RES, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये है 1 AU के बराबर। ठीक है। और मान लो ये कोई प्लैनेट है, इंफीरियर प्लैनेट, मरकरी या वीनस में से कोई एक है, मान लो ये।
ये मान लो अभी यहाँ पे है कहीं पे, और इसका जो डिस्टेंस है सन से वो हमने निकालना है कितना है। ये डिस्टेंस मान लो RPS, ये पॉइंट S हो गया अभी। तो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, यानी RPS हमने निकालना है। ठीक है भी। अगर सपोज हम अर्थ और प्लैनेट को मिला दें आपस में, तो ये जो एंगल होता है अभी, एंगल बिटवीन अर्थ प्लैनेट एंड अर्थ सन डायरेक्शंस, ये सिंबल है एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर होता है अभी ये एप्सिलॉन, जैसे अल्फा बीटा होते हैं ना वैसे ये एप्सिलॉन होता है। इसको बोलते हैं प्लैनेट्स इलोंगेशन। प्लैनेट्स इलोंगेशन। हम अपने आप को रेस्ट पे अज्यूम कर लेते हैं, और सपोज ये प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है अभी, ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है। अब प्लैनेट मान लो कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाता है अभी। अब ये एंगल बढ़ जाएगा अभी थोड़ा, देखो जो एप्सिलॉन एंगल है ये क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ये एंगल बढ़ गया अभी थोड़ा सा। तो जो ये एंगल है अभी प्लैनेट्स इलोंगेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जब ये एंगल 90 हो जाए, मतलब इस तरह से भी। अगर यहाँ से एक टेंजेंट डालो, तो जब ये प्लैनेट घूमता हुआ इस पॉइंट पे आ जाएगा अभी, तो उस टाइम पर ये एंगल कितना होगा अभी, ये एंगल होगा 90, और उस टाइम पर जो ये वाला एंगल है ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है भी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर जो आपने इनिशियली अर्थ की पोजीशन जस्ट पे ली थी, और किसकी? जो आपने प्लेनेट की पोजीशन ली थी, जो आपने इनिशियल एरोनाइटिस में आपने एप्सिलॉन बना रखा है, हम्म। जो मतलब ये छोटी वाला वैल्यू एंगल, है ये वाला जो एंगल, आपका ये वाला एंगल। ये वाला। हाँ हम्म। जी। हम्म। तो सर ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। नहीं, ये तो चेंज होता रहेगा ना, जैसे प्लैनेट थोड़ा यहाँ पे आ गया तो ये एंगल बदल जाएगा, थोड़ा और और यहाँ पे आ मैक्सिमम गया। तब होगा जब वो उसकी 90 हो जाएगी हाँ, और ये पोजीशन, एंगल मैक्सिमम मतलब। कब होगा, जब ये एंगल 90 हो जाएगा, यानी ठीक है जब सर। प्लैनेट यहाँ पे आ जाएगा हाँ उस जी। समय ये जो एंगल होगा पूरा वाला। मैक्सिमम। ठीक है भी। हाँ जी हाँ जी। फिर प्लैनेट और अगर मूव करेगा, मान लो यहाँ पे आ गया, फिर एंगल कम होता जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो यानी दिस एंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन अर्थ प्लैनेट एंड सन प्लैनेट डायरेक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है भी।
अब ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? हाँ जी सर, ये तो आ गई समझ। हाँ तो सर, मान लो, वो हाँ, हाँ एस जी, पी एस पी जो होगा वो आरपीएस ही हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, ये आरपीएस हो गया। और ये एंगल हम निकाल लेंगे कितना है भी, ये वाला एंगल। अब इस एंगल को एप्सिलॉन मान लो, इस पूरे एंगल को, ठीक है भी। इसको छोड़ दो अब। अब मान लो ये पूरा एंगल क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया ये वाला। और ये डिस्टेंस होगी आर ई पी। हमने आर पी एस निकालना है अभी। ये एंगल 90 हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना भी ये पॉइंट ई मान लें अगर, तो ई एस पी ट्रायंगल क्या होगी, इसको इस पी को हटा दो यहाँ से, तो ट्रायंगल ई एस पी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो यहाँ से आर पी एस क्या आ जाएगा, तो आर पी एस अपॉन आर ई एस, ये हो जाएगा साइन एप्सिलॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। So from here we can find RPS. तो समझ आ गई भी? हाँ जी सर, तो इसमें फिर एप्सिलॉन की कोई वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, या हम ही मतलब हाँ, खुद दे ही रखी अपना? होगी, वो हम एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हम डेली इस एंगल को मेज़र करेंगे, तो पहले तो ये बढ़ता जाएगा एंगल, फिर जब घटना शुरू हो जाएगा तो समझ लो वो मैक्सिमम हो गया फिर वो, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर क्या कहते हैं कि सर जैसे साइन ही है, साइन एप्सिलॉन है, तो सर वो तो बाद में हम चेंज कर लेंगे ना वैल्यू उसकी अकॉर्डिंग टू हाँ, वो 90 तो जो या? भी एंगल आएगा एप्सिलॉन उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। जी ठीक। आर ई एस आपको पता ही है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1 AU। एंगल आपको दिया होगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हो भी, ठीक है जी। हाँ जी। तो समझ आ गई है? तो ये है कॉपरनिकस मेथड। हाँ जी आ गई। तो इससे हम जो इन्फीरियर प्लैनेट्स हैं, यानी जो विच आर मोर क्लोजर टू द सन देन अर्थ, उनका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद भी हाँ एक जी। एक होता है केपलर्स मेथड। केपलर इसके कैप बाद आया था अभी। केपलर की थ्योरी हमको थी नाइन्थ में, लेकिन हाँ। हटा दी थी। हम्म। तो केपलर का जो टाइम था वो था 1571 से 1630। इसके बाद ही आया था अभी ये कब जा लिया था अभी, 1543 में ये जा लिया था। और उसके बाद 1571 में क्या पता इसी का पुनर्जन्म हुआ वो भी, ठीक है, केपलर की फॉर्म में। तो केपलर मेथड क्या होता है अभी, तो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम सन इफ वी नो द डिस्टेंस ऑफ सम अदर प्लैनेट फ्रॉम सन, ठीक है भी। We can find distance of planet
from sun if we know the distance of some other planet from sun. And according to Kepler's law, square of time period of revolution of a planet around sun is directly proportional to cube of radius of the orbit. Orbit of planet around sun. तो ये केपलर का थर्ड लॉ होता है बेसिकली, जो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे इसको। तो जैसे मान लो कोई प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये सन है मान लो और ये प्लेनेट है। तो दिस प्लेनेट इज मूविंग अराउंड सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस सपोज आर, और इसका टाइम पीरियड टी है। तो टाइम पीरियड का मतलब समझते हो भी? नहीं सर। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो समझ गया सर, समझ गया। 1 ईयर होता है जैसे अर्थ का। हाँ जी सर, समझ गया। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। ठीक है। और अगर इसको हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट के आ गया मान लो कुछ। अब मान लो कोई एक प्लेनेट है, उसका टाइम पीरियड T1 है और उसका डिस्टेंस R1 है। तो उसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, हमें R1 पता है, T1 पता है, और कोई दूसरा प्लेनेट जिसका डिस्टेंस हमने निकालना है उसका टाइम पीरियड मान लो T2 है और उसका डिस्टेंस R2 है। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे भी तो वहाँ से फिर हम R2 निकाल सकते हैं। ठीक है भी। सो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर R1 अपॉन R2। हाँ, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो अगर। तो यहाँ से भी सॉल्व करके R2 आ जाएगा। तो अगर आपको R1 पता है और T1 T2 पता है तो यहाँ पे वैल्यूज रख के आप R2 निकाल सकते हो। ठीक है भी।
तो ये था भी केपलर्स मेथड. हाँ जी. So these were some methods to find large distances. ठीक है जी. इसके बाद अभी कुछ मेथड टू फाइंड स्मॉल डिस्टेंसेस. तो ये कर लिया अभी नोट. हाँ सर कर लिया. तो अभी भी इनडायरेक्ट मेथड्स टू फाइंड स्मॉल डिस्टेंसेस. जैसे एक अभी एवोगैड्रोस मेथड. सर एवोगैड्रो फिजिक्स में भी था. आगे भी आएगा ये फिजिक्स में. देखो जैसे मान लो हम जैसे बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलके बना होता है. जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, इट इज़ मेड ऑफ एटम्स, और एटम्स इसके अंदर अरेंज्ड होते हैं ऐसे मान लो. लेकिन एटम्स के बीच बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है भी. ठीक है. तो बीच बीच में क्या है अभी यहाँ पे, ये एम्प्टी स्पेस है बीच बीच में. तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एक्चुअल वॉल्यूम occupied by atoms of a substance is around 2/3 of the total volume of substance. ठीक है. Actual volume occupied by atoms of a substance is around 2/3 of total volume of the material. जैसे मान लो इसके अंदर अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं, और Na एवोगैड्रो नंबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे भी? 6.022 into 10⁻20. नहीं, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स होता है n/Na. अच्छा हाँ सॉरी ठीक है. ग्राम मॉलिक्यूलर है. और मान लो जो ये मटेरियल है भी, इसका टोटल मास m है, वॉल्यूम इसका v है, और डेंसिटी इसकी रो है. तो फिर मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और कैपिटल M इसका मोलिकुलर मास है भी. देन नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल टू टोटल मास अपॉन मोलिकुलर मास. ये भी होता है फार्मूला भी. नंबर सर ऑफ ये मोल, दोबारा से ना जो हम नंबर ऑफ मोल्स के बाद आपने लिखा. ये तो हो गया मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. हाँ जी. बाकी नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला ये भी होता है. सर वो एक दूसरा होता है ना कि वेट अपॉन मोलर मास. हाँ वही हो गया ना, ये टोटल मास और ये मोलर मास हो गया.
m यहाँ पर मोलर मास है भी, ठीक है। और स्मॉल m इसका टोटल मास है। सर सर मोलर मास क्या होता मतलब एक मोल का, जैसे वाटर का 18 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, है? अच्छा समझ। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स फिर ये भी होता है भी टोटल मास अपॉन मोलिकुलर मास। और मान लो भी एक एटम का रेडियस अगर r है, सपोज r इज रेडियस ऑफ एन एटम, देन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो एक एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसमें टोटल नंबर ऑफ n एटम्स हैं, इनटू n कर दोगे तो ये आ जाएगा सभी एटम्स का वॉल्यूम, एंड दैट इज़ 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो ये हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने r की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। 3 तो कट जाएगा भी, 2 से 4 कट के 2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे n हो जाएगा भी म्यू इंटू एन ए, यहाँ से भी n कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू इंटू एन ए, और वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। सर म्यू क्या होता है? म्यू ये सिंबल है, ये म्यू होता है, ठीक है जी। ग्रीक लेटर है ये भी, मतलब म्यू ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर मास की वैल्यू रख दो भी, तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू कैपिटल एम, ठीक है जी। तो म्यू कट जाएगा दोनों तरफ से। सर ये m अपॉन रो कैसे आया? वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ से। अच्छा फिर यहाँ से भी r क्यूब आ जाएगा m अपॉन 2 पाई रो एन ए, और फिर यहाँ से r आ जाएगा इसका क्यूब रूट, ठीक है भी। हाँ जी सर। तो यहाँ से फिर हम साइज ऑफ एटम यानी रेडियस ऑफ एटम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इट कम्स आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज रफली द साइज ऑफ एटम, ठीक है। हाँ जी सर। तो देखो इतनी छोटी डिस्टेंस हम डायरेक्ट तो नहीं मेजर कर सकते किसी स्केल से या किसी उससे, सो दीज आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसमें, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ये नोट कर लिया अभी? हाँ जी। एक मिनट सर। हम्म। सर और कितने मेथड हैं? बस ये लास्ट है। कर लिया। हम्म। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड बेसिकली सोपी लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है,
मतलब जो साबुन होती है, सोपी लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका साइज रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होता है दूसरे मॉलिक्यूल से। इट्स साइज इज रिलेटिवली larger. So size of this molecule can be found by this method. उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो पहला स्टेप है प्रिपेयर a solution of folic acid. In alcohol. With concentration say 1/500. तो इसका मतलब समझते हो भी 1/500 इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, अब इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? नहीं सर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें उसमें अगर 500 ml एल्कोहल है, तो उसमें 1 ml ओलिक एसिड होगा उसके अंदर, ठीक है। यानी 500 ml एल्कोहल में अगर आप 1 ml ओलिक एसिड मिला दो, तो फिर वो बन जाता है 1/500 कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। समझ आई भी? हाँ जी सर। इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास अल्कोहल की क्वांटिटी कम है तो पहले 1 cc ऑफ, cc का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 cc ऑफ ओलिक एसिड इसको मिला दो 25 cc ऑफ अल्कोहल के अंदर, तो आपका ये बन जाएगा 1/25 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर जो ये 1/25 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इसका 1 cc ऑफ 1/25 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इसको मिला दो 20 cc ऑफ एल्कोहल में, तो फिर आपके पास आ जाएगा, यानी अपॉन 20 और हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा 500, ठीक है। 1/500 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये समझ आ गई भी? हाँ सर। इस तरह से आप इसको रेडी कर सकते हो इफ़ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल। सेकंड स्टेप है भी, अगर हम इसकी अब जो सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया हमारे पास, टेक n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन each of volume V, and spread it over water. तो जो टोटल वॉल्यूम है n ड्रॉप्स का, वो हो जाएगा n इंटू वी,
लेकिन जो ओलिक एसिड है उसका जो वॉल्यूम होगा वो NV/500 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड in these n drops हो जाएगा NV/500। ये समझ आ गया आपको भी कैसे किया? हाँ जी। क्योंकि ये 1/500 कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है ना, तो उसके 1 ml में 1/500 ml होगा ओलिक एसिड, तो फिर इतने वॉल्यूम में कितना हो जाएगा NV/500। और हमने इसको वाटर पे इसको पोर कर दिया, इसको हमने स्प्रेड कर दिया। अब जो अल्कोहल है भी वो वोलेटाइल होता है, तो अल्कोहल उड़ जाएगा एंड अ थिन लेयर ऑफ ओलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, तो अल्कोहल बीइंग वोलेटाइल will evaporate soon. And a thin layer of oleic acid will be formed on water surface. तो मेजर इट्स एरिया, जो पतली सी लेयर बनेगी मेजर इट्स एरिया, तो एरिया मान लो A आता है अगर, एंड लेट इट्स थिकनेस इज T and let its thickness is T। तो जो थिन लेयर बनी है अभी उसका एरिया A है और थिकनेस T है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अभी? तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, और ये वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए अभी NV/500 के। तो यहाँ से T आ जाएगा, थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड। And if we assume that thickness is one molecule thick, if we assume that the layer is one molecule thick, then T can be taken as diameter of molecule of ओलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से भी हम उसका साइज निकाल सकते हैं। समझ आई भी? और टी की जो वैल्यू आती है यहाँ से वो तकरीबन 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर की होती है।
अच्छा, कई बार ये पहचान करने के लिए कि जो वाटर का सरफेस है उस पर ओलिक एसिड की लेयर कहाँ कहाँ पे है, तो हम ना उस पर थोड़ा लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देते हैं। तो लाइकोपोडियम पाउडर क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एरिया कवर्ड बाई ओलिक एसिड एंड नॉट कवर्ड बाई ओलिक एसिड। इसका यूज़ क्या है अभी छिड़कने का, ये लिख लो बेशक आप। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश between area covered by oleic acid and not covered by oleic acid। ठीक है, हाँ जी। तो बस ये कुछ मेथड है इस तरह से ना कि थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इतना साइज होगा उसका। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड लार्ज डिस्टेंसेज एंड स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, फिर इसके बाद मास का भी, अभी मास को कैसे मेजर करेंगे, बस थोड़ा सा ही है वो तो। ठीक है, ये नोट कर लिया अभी। हाँ सर कर लिया। हम्म, बस थोड़ा सा ही है, मेजरमेंट ऑफ मास। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो मास दो तरह का होता है अभी, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो मास इज ऑफ टू टाइप्स, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनर्शियल बैलेंस। उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें एक ऐसे टेबल पे एक ऐसे कोई पत्ती सी बांध देते हैं यहाँ पे, एक पेन मतलब, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया टेबल पे, और फिर यहाँ पे अगर हम कोई मास m रखते हैं और इसको थोड़ा सा अगर ऑसिलेट करवाएं, थोड़ा इसको यहाँ से झटक दो अगर, तो ऑसिलेट करने लगेगा ये। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का, दैट इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास m। ठीक है, और k कोई कांस्टेंट आ गया मान लो। तो पहले कोई नॉन मास रख दो m1, उसका टाइम पीरियड मान लो t1 है। फिर कोई अननोन मास रख दो m2, उसका टाइम पीरियड मान लो t2 है। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो वहाँ से m2 निकाल सकते हो। कर लोगे भी ये, हाँ जी सर। वही जैसे हमने हाँ। पहले करे हैं मेथड वैसे ही। ठीक है, हाँ जी सर। हम्म। और दूसरा भी ग्रेविटेशनल मास, इसको मेज़र करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस यूज़ कर सकते हैं।
फिजिकल बैलेंस तो वो हो गया ना, भी जो एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ सामान रखते हैं, तकड़ी जिसको बोलते हैं, तराजू। तो फिजिकल बैलेंस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, स्प्रिंग बैलेंस। वो स्प्रिंग के नीचे वो कोई वेट लटका देते हैं ना अभी, वो वाला। तो ग्रेविटेशनल मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। हाँ जी सर। और अगर मासेज बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो, उसके फिर इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। जैसे मासेज अगर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे किसी प्लेनेट का मास निकालना है, उसके लिए फिर ग्रेविटेशनल मेथड होते हैं टू फाइंड वेरी लार्ज मासेस। और बहुत ही छोटे मासेज हैं, जैसे मासेज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उसके लिए फिर स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड होते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। तो टू मेजर वेरी लार्ज मासेस, टू मेजर स्मॉल मासेस। ठीक है जी। तो समझ आ गई भी है। हाँ जी सर। तो अब ये वाली एक्सरसाइज करनी है भी आपने ना इसके ऊपर, हाँ जी। एक्सरसाइज 6। और इसके ना कुछ के सोल्यूशन इसमें पीछे दिए भी हुए हैं। ठीक है। तो ये आप कर लेना भी, इसको अगली क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे हम। हाँ जी। सर पूरी करनी है ये 30 क्वेश्चन तो? हाँ, पूरी ही करनी है। ठीक। ठीक है।